हम रोज सुबह उठते हैं, उसी ट्रैफिक से लड़ते हैं, काम की चक्की में पिसते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। मतलब पसीना तो बहुत बह रहा है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन मंजिल 1 इंच भी करीब नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम किसी अदृश्य ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, जहां स्पीड तो पूरी है लेकिन हम पहुंच कहीं नहीं रहे। एग्जैक्टली एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लूप बन जाता है। सही कहा। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी बेचैनी और कड़वे सच को डिकोड करेंगे। आज हम डायरियस फॉरॉक्स के 21 विचारों वाले सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरेंगे। और ये कोई 2 दिन वाली खोखली मोटिवेशनल चर्चा नहीं है। इसमें सेनेका और नीत्शे जैसे महान दार्शनिकों के नजरिए को शामिल किया गया है। हाँ, ताकि हम उन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मैकेनिज्म्स को समझ सकें जो ये तय करते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर रहे हैं या बस हालातों पर रिएक्ट कर रहे हैं। और इस सोर्स मटेरियल की सबसे अहम बात यह है कि अगर इन 21 विचारों के पीछे के विज्ञान को समझकर जमीन पर उतारा जाए तो अगले 6 महीनों में इंसान का अपनी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया पलट सकता है। ओ, 6 महीने में? बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये चर्चा थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। एक असहज करने वाला आईना है ये। मतलब ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर खींचेगा। हाँ, हम अक्सर ना अपनी नाकामियों के लिए बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, जबकि ये मटेरियल साबित करता है कि सबसे बड़ी रुकावटें हमारे अपने ही दिमाग की प्रोग्रामिंग में छिपी हैं। तो शुरुआत इसी रुकावट से करते हैं। बदलाव की बातें करना कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत आसान लगता है। लेकिन जमीन पर पहला कदम उठाना पहाड़ तोड़ने जैसा है। एक रुकी हुई मालगाड़ी का उदाहरण लेते हैं। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है तो उसके पहियों को बस 1 इंच आगे खिसकाने के लिए इंजनों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। मतलब बहुत भयानक ऊर्जा लगती है। हाँ, इनर्शिया को तोड़ना सबसे मुश्किल है। एग्जैक्टली। लेकिन जब वही ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है, जब उसमें मोमेंटम आ जाता है, तो फिर उसे कंक्रीट की दीवार भी नहीं रोक सकती। सही बात है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमें पता होता है कि रोज व्यायाम करना सही है या कोई नई स्किल सीखना जरूरी है, फिर भी हम शुरुआत करने में इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम रेजिस्टेंस से हार जाते हैं। ये रेजिस्टेंस मतलब हमारा ही दिमाग हमारे लिए सही चीजों का इतना कड़ा विरोध क्यों करता है? देखिए, ये कोई आलस्य या आपकी कमजोरी नहीं है। ये ना पूरी तरह से एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का खेल है। अच्छा, बायोलॉजी कैसे? हमारा दिमाग लाखों साल पहले के उस माहौल के हिसाब से डिजाइन हुआ है जहां ऊर्जा बचाना ही जिंदा रहने की इकलौती शर्त थी। सर्वाइवल मोड। बिल्कुल। तो जब भी हम कोई नया और मुश्किल काम शुरू करने की सोचते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना या जिम जाना, तो हमारे दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, हाँ एमिगडाला, वो उसे एक खतरे या अनावश्यक ऊर्जा खर्च के रूप में देखता है। रेजिस्टेंस असल में हमारे ही दिमाग का वो सेफ्टी स्विच है जो हमें वापस उसी पुराने और सुरक्षित रूटीन में धकेलने की कोशिश करता है। तो मतलब जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाल मटोल करना, वो समय की बर्बादी नहीं है। नहीं, वो हमारे दिमाग द्वारा किसी भी कॉग्निटिव लोड या मानसिक तनाव से बचने की एक बायोलॉजिकल ट्रिक है। ओह माय गॉड! मतलब जब सुबह अलार्म बजने पर मैं सोचता हूँ कि आज शरीर बहुत थक रहा है, कल से दौड़ने जाऊंगा, तो वो मेरी आवाज नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो आपका एमिगडाला आपको बेवकूफ बना रहा है ताकि शरीर की कैलोरी बच सके। यार, ये तो बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ। और मजाक की बात यह है ना कि रेजिस्टेंस जिस काम को करने से जितना ज्यादा रोकता है, हमारे विकास के लिए वो काम उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। मेक सेंस? तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का तरीका क्या है? सोर्स मटेरियल में डायरियस फॉरॉक्स ने एक सिद्धांत दिया है, नेवर ब्रेक द चेन। मतलब चेन मत तोड़ो। वो जो कैलेंडर पे क्रॉस लगाते जाते हैं रोज। सुनने में ये कैलेंडर पर क्रॉस लगाने की कोई फैंसी तरकीब लगती है, लेकिन असल में ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का नियम है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं इसे। हाँ, देखिए, जब हम किसी काम को रोज करते हैं, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक नया रास्ता बनने लगता है। और रोज के अभ्यास से उस रास्ते पर माइलिन नाम के प्रोटीन की परत चढ़ने लगते हैं, जिससे वो काम हमारे लिए ऑटोमेटिक और आसान हो जाता है। तो मतलब अगर हम चेन तोड़ते हैं तो वो रास्ता कमजोर पड़ जाता है। एग्जैक्टली। चेन टूटने का मतलब है उस बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टूट जाना। वाह, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने रेजिस्टेंस को बाईपास कर लिया, मोमेंटम बन गया और मालगाड़ी चल पड़ी। हाँ, लेकिन इस ट्रेन को चलते रहने के लिए लगातार ईंधन चाहिए, है ना?
और वो ईंधन है हमारा समय और हमारा फोकस। बिल्कुल सही। अब यहाँ ना मुझे सोर्स मटेरियल के एक हिस्से पर थोड़ा कड़ा एतराज है। अच्छा, किस बात पर? इसमें मल्टीटास्किंग को बहुत बुरी चीज बताया गया है, लेकिन अगर आज की कॉर्पोरेट दुनिया को देखें तो हर जॉब डिस्क्रिप्शन में मल्टीटास्किंग की मांग होती है। हाँ, ये तो है। अगर मेरा मैनेजर चाहता है कि मैं जूम कॉल पर रहते हुए स्लैक पर क्लाइंट का जवाब दूं और साथ में एक रिपोर्ट भी पढूं, तो ये मल्टीटास्किंग गलत कैसे है? पूरी दुनिया तो इसी पर चल रही है। पूरी दुनिया इसी पर चल रही है, इसी पर तो सवाल है, और इसीलिए पूरी दुनिया बर्नआउट का शिकार भी है। बात तो सही है। देखिए, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, इंसान का दिमाग असल में वो कर ही नहीं सकता। मतलब? हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम एक साथ दो काम नहीं करते, हम बस बहुत तेजी से अपना ध्यान एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं। ओह, टास्क स्विचिंग। हाँ, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की रिसर्चर सोसी लिरॉय ने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया था, अटेंशन रेजिड्यू, यानी ध्यान का अवशेष। अटेंशन रेजिड्यू, ये कैसे काम करता है? तो मान लीजिए आप किसी रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते अचानक बीच में ईमेल का रिप्लाई करने लगते हैं। हाँ, रोज का काम है। तो आपके दिमाग का एक हिस्सा तुरंत स्विच नहीं होता, वो उसी पिछली रिपोर्ट में अटका रहता है। ओहो, मतलब दिमाग अभी भी वही प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल। इस लगातार स्विचिंग से दिमाग में एक कॉग्निटिव लैग पैदा होता है। हमारा दिमाग एक ऐसे कंप्यूटर की तरह हो जाता है जिसके बैकग्राउंड में 100 टैब खुले हुए हैं और पूरी रैम इस्तेमाल हो रही है। एग्जैक्टली। यही कारण है कि शाम तक इंसान बिना कोई बड़ा शारीरिक काम किए भी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। यार, ये अटेंशन रेजिड्यू वाला कॉन्सेप्ट तो रोजमर्रा की उस दिमागी धुंध, वो जो ब्रेन फॉग होता है ना, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता है, जो हम शाम को महसूस करते हैं, है ना? और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट सोर्स में है, डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग। हाँ, हम अक्सर सुनते आए हैं कि सफल लोग एक ही तरह के कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि उन्हें रोज फैसला ना करना पड़े। बिल्कुल, स्टीव जॉब्स या बराक ओबामा का उदाहरण। हाँ, लेकिन ये उदाहरण इतना ज्यादा घिस चुका है कि अब इसका कोई असर नहीं होता। जमीनी स्तर पर हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या घट रहा होता है जब हम दिन भर छोटे छोटे फैसले ले रहे होते हैं? देखिए, हर छोटा या बड़ा फैसला हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जमा ग्लूकोज को जलाता है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में ईगो डिप्लीशन कहते हैं। तो मतलब फैसला चाहे जो भी हो, ऊर्जा उतनी ही लगेगी? हाँ, दिमाग इस बात में कोई फर्क नहीं करता कि आप अपनी कंपनी के करोड़ों के बजट का फैसला ले रहे हैं या इस बात का फैसला कर रहे हैं कि आज लंच में क्या खाना है। व्हाट? लंच का फैसला और करोड़ों का बजट बराबर है दिमाग के लिए? ऊर्जा खर्च करने के मामले में हाँ, दोनों ही फैसले समान रूप से आपकी डिसीजन मेकिंग की बैटरी को कम करते हैं। इसीलिए सोर्स मटेरियल में एक टाइम ऑडिट करने की बात कही गई है। टाइम ऑडिट? तो ये बस ये देखना है कि हम अपना समय कहाँ बिता रहे हैं? सिर्फ समय नहीं, टाइम ऑडिट ये पहचानने के लिए है कि हमारी मानसिक ऊर्जा कहाँ लीक हो रही है। समझ गया। रोमन दार्शनिक सेनेका ने 2000 साल पहले कहा था कि हम इसलिए नहीं मरते क्योंकि हमारे पास समय कम है, बल्कि हम इसलिए मरते हैं क्योंकि हम समय बर्बाद करते हैं। बहुत गहरी बात है। तो जब हम अपने छोटे और गैर जरूरी फैसलों को ऑटोमेट कर देते हैं, तब जाकर हमारे पास डीप वर्क करने की, मतलब एक समय पर पूरी एकाग्रता से काम करने की दिमागी क्षमता बचती है। चलिए, ऊर्जा को लीक होने से बचा लिया, टाइम ऑडिट भी कर लिया। हाँ, अब इस बची हुई ऊर्जा को एक सही दिशा में निवेश करना है। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में सिस्टम्स बनाम गोल्स का जिक्र है और कहा गया है कि लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे गोल्स यानी लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। मतलब दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर सफल संस्था गोल्स और केपीआई के आधार पर ही चलती है ना? हाँ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तो वैसा ही है। तो अगर हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं होगा तो क्या ये बिना मंजिल के गाड़ी चलाने जैसा नहीं है? यस। ये गोल्स गलत कैसे हो सकते हैं? देखिए, गोल्स बनाना गलत नहीं है, लेकिन गोल्स को ही सफलता का इकलौता पैमाना मान लेना आत्मघाती है। आत्मघाती? वो कैसे? गोल सिर्फ एक कंपास की तरह है जो आपको दिशा बताते हैं, लेकिन सिस्टम वो इंजन है जो आपको वहां तक पहुंचाता है। ओके। समस्या ये है ना कि गोल्स एक बाइनरी स्टेट पैदा करते हैं, या तो आप सफल हैं या असफल। कोई बीच का रास्ता नहीं है। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी का गोल 10 किलो वजन कम करना है। ठीक है। जब तक वो 10 किलो कम नहीं होता, वो इंसान रोज खुद को असफल महसूस करेगा, और जैसे ही वो गोल पूरा होगा, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर वो वापस जंक फूड खाने लगता है। बिल्कुल, इसे योयो इफेक्ट कहते हैं। इसके उलट सिस्टम्स आपकी आइडेंटिटी या पहचान को बदलते हैं। तो गोल और सिस्टम में बुनियादी फर्क क्या हुआ? गोल है किताब लिखना,
जबकि सिस्टम है रोज सुबह उठकर 2 पन्ने लिखना। सिस्टम्स उस प्रक्रिया से प्यार करना सिखाते हैं। समझ गया। और यहीं पर ना कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। बिल्कुल, कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल है। जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो अक्सर वो 1 रुपए के रोज दुगने होने वाली गणित की पहेली सुना दी जाती है कि कैसे वो 30 दिन में 53 करोड़ बन जाता है। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण। लेकिन असल जिंदगी में ये इतना मैथमेटिकल नहीं होता। मुझे एक नदी के उस पानी की तरह लगता है जो किसी चट्टान पर लगातार गिर रहा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब एक दिन, 1 महीने या 1 साल में चट्टान को कुछ नहीं होता, लेकिन वही लगातार बहने वाला पानी एक दिन ग्रैंड कैनियन जैसी विशाल खाई बना देता है। ये नदी और चट्टान वाला रूपक बिल्कुल सटीक है। और पता है, इसमें एक बहुत ही डरावना पहलू भी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। डरावना पहलू कंपाउंडिंग में? हाँ, कंपाउंडिंग सिर्फ अच्छी आदतों पर काम नहीं करती, ये बुरी आदतों पर भी उतनी ही बेरहमी से लागू होती है। ओह, रिवर्स कंपाउंडिंग। एग्जैक्टली। एक दिन जंक फूड खाने या एक दिन किसी से खराब तरीके से बात करने से कोई दिल का दौरा नहीं पड़ता या कोई रिश्ता नहीं टूटता। हाँ, हमें लगता है कि आज तो चल जाएगा। बिल्कुल, ये एक माइक्रो फ्रिक्शन है। लेकिन समय के साथ जब ये छोटी छोटी नकारात्मक आदतें कंपाउंड होती हैं, तो 10 साल बाद अचानक एक दिन इंसान पाता है कि उसकी सेहत या उसकी शादी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वाओ। कंपाउंडिंग ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जो कभी सोता नहीं है। ये आपको तय करना है कि वो आपके हक में काम कर रहा है या आपके खिलाफ। तो ये सच में एक बहुत भारी विचार है। अब मान लेते हैं कि हमने एक बेहतरीन सिस्टम बना लिया और हमारी अच्छी आदतें कंपाउंड भी हो रही हैं। ठीक है। लेकिन जिंदगी कोई एक्सेल शीट तो है नहीं जहां सब कुछ फॉर्मूले के हिसाब से चले। बिल्कुल नहीं। अचानक कोई अप्रत्याशित मुश्किल आ सकती है, कोई आर्थिक मंदी आ सकती है, किसी बीमारी का पता चल सकता है या कंपनी से निकाला जा सकता है। हाँ, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। तो ऐसे तूफानों में कोई भी सिस्टम कैसे टिकेगा? सोर्स में स्टोइसिज्म का दर्शन और अमोर फाटी जैसे विचार दिए गए हैं। लेकिन किताबों में पढ़ने में ये सब बहुत महान लगता है। जरा एक प्रैक्टिकल स्थिति लें। बताइए। अगर किसी ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर एक स्टार्टअप शुरू किया और वो बुरी तरह फेल हो गया, तो ऐसे में अपनी नियति से प्यार करना या अमोर फाटी जमीन पर कैसे लागू होगा? कोई अपनी बर्बादी से प्यार कैसे कर सकता है? देखिए, यहीं पर स्टोइसिज्म को समझने में सबसे बड़ी चूक होती है। अमोर फैटी का मतलब ये नहीं है कि आप नुकसान होने पर जश्न मनाएं या पैसिव होकर हार मान लें। तो फिर क्या मतलब है इसका? स्टोइसिज्म एक दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब स्टार्टअप फेल होता है तो एक आम इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, विक्टिम कार्ड। बिल्कुल, वो खुद को पीड़ित मान लेता है। लेकिन अमोर फैटी को लागू करने वाला इंसान कहता है, ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मेरे लिए हुआ है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट। हाँ, वो उस भयंकर नुकसान और दर्द को कच्चे माल की तरह, एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे मार्कस ऑरेलियस या एपिक्टेटस बात करते हैं। एग्जैक्टली। एपिक्टेटस का सर्कल ऑफ कंट्रोल यही सिखाता है कि बाजार का क्रैश होना या लोगों का धोखा देना आपके नियंत्रण से बाहर है। वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उस क्रैश के बाद आपके अगले कदम की रणनीति पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। नीचे का मशहूर वाक्य है ना, जो मुझे मार नहीं डालता वो मुझे और मजबूत बनाता है। हाँ, बहुत पावरफुल कोट है। वो इसी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस की बात करता है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जैसे जेके रोलिंग या माइकल जॉर्डन ने फेलियर को अपना गुरु बनाया। समझ रहा हूँ। और इसी मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए सोर्स में एक और टूल का जिक्र है, अकेलापन या सॉलिट्यूड। हाँ, सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है। लेकिन आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में, जहां हम हर समय व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए हजारों लोगों से जुड़े हैं, जानबूझकर अकेले बैठना तो एक सजा की तरह लगता है। सजा लगती क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं रही। हाँ, मतलब न्यूटन ने सेब के पेड़ के नीचे बैठकर अकेले ग्रेविटी खोजी थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज के शोर शराबे वाले माहौल में ये अकेलापन प्रैक्टिकल कैसे है? आज के समय में सॉलिट्यूड कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक सेंसरी डिप्राइवेशन की तरह है। सेंसरी डिप्राइवेशन? देखिए, हमारा दिमाग सुबह उठने से लेकर रात सोने तक डोपामाइन और बाहरी सूचनाओं के बमबारी का शिकार रहता है। रील स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस। बिल्कुल, हम अपने खुद के विचार नहीं सोच रहे होते, हम बस एल्गोरिदम द्वारा परोसे गए विचारों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। वाओ, ये बहुत डरावना सच है। अकेलापन वो फिल्टर है जो इस बाहरी शोर को काटता है ताकि आप अपनी खुद की आवाज सुन सकें। और ये तभी संभव है जब इंसान अपने ईगो को किनारे रख दे।
ईगो कैसे बीच में आता है अकेलेपन के? ईगो हमें ये भ्रम देता है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए सोर्स मटेरियल हमें बिगिनर्स माइंडसेट अपनाने को कहता है। मतलब एक नौसिखिए की तरह सोचना। हाँ, ईगो बहुत भुरभुरा होता है, जरा सी असफलता से टूट जाता है, लेकिन एक नौसिखिए का दिमाग पानी की तरह तरल होता है, जो हर सांचे में ढलकर कुछ नया सीख सकता है। बहुत सही एनालॉजी है पानी वाली। चलिए, इस दार्शनिक और मानसिक गहराई से अब थोड़ा बाहर आते हैं। ठीक है। और इसे सीधे हमारे बैंक अकाउंट, करियर और असल दुनिया से जोड़ते हैं। सोर्स मटेरियल न्यू इकोनॉमी की बात करता है। हाँ, द न्यू इकोनॉमी। आजकल हर दूसरी खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को लेकर है। एक अजीब सा डर है कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा और बड़े बड़े करियर रातों रात खत्म हो जाएंगे। क्या ये डर वाजिब है? और अगर हाँ, तो इस नई अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करने का क्या तरीका है? इनकम से ज्यादा वेल्थ पर फोकस करना क्यों जरूरी है? देखिए, ये डर पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है ना, वो गलत समझी जा रही है। अच्छा, कैसे? एआई अपने आप में किसी की नौकरी नहीं खाने वाला है, लेकिन वो इंसान आपकी नौकरी जरूर खा जाएगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है। मतलब टूल्स का अपग्रेडेशन है ये। एग्जैक्टली। और यही कारण है कि सोर्स मटेरियल इनकम से ज्यादा वेल्थ यानी संपत्ति निर्माण पर जोर देता है। दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? इनकम वो पैसा है जो आप अपना समय बेचकर कमाते हैं। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं जॉब्स में। हाँ, लेकिन वेल्थ या संपत्ति वो चीज है जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करती है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, डिजिटल एसेट्स हो या स्टॉक्स हो। नई अर्थव्यवस्था में कर्मचारी की मानसिकता से काम नहीं चलेगा, ओनरशिप यानी मालिकाना हक की मानसिकता लानी होगी। ओनरशिप, और शायद इस ओनरशिप की मानसिकता को विकसित करने का सबसे तेज तरीका रीडिंग यानी किताबें पढ़ना है, बिना किसी शक के। सोर्स में वॉरेन बफेट और बिल गेट्स का जिक्र है। अगर हम इसे गहराई से सोचें ना, तो किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी के 50 सालों की मेहनत, अपनी सबसे बड़ी गलतियों और जीतों को 300 पन्नों में निचोड़ कर रख दिया है। बिल्कुल। और हम उस पूरी जिंदगी के डेटा और अनुभव को महज 4 या 5 घंटों में अपने दिमाग में डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा चीट कोड है। इससे बेहतर निवेश कोई और हो ही नहीं सकता। रीडिंग एक सुपर पावर है, और पढ़ने के साथ साथ राइटिंग का भी उतना ही महत्व बताया गया है। राइटिंग? पर हर कोई तो लेखक नहीं बनना चाहता। राइटिंग का मतलब यहाँ कोई नॉवेल लिखना नहीं है, ये मॉर्निंग पेजेस का कॉन्सेप्ट है। सुबह उठकर लिखना। हाँ, सुबह उठकर अपने दिमाग के सारे उलझे हुए विचारों को कागज पर उतार देना। ये असल में अपने दिमाग को डिफ्रैगमेंट करने या डिबग करने जैसा है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करते हैं। एग्जैक्टली। जब सारे डर और एंजाइटी कागज पर आ जाते हैं, तो दिमाग में काम करने के लिए खाली जगह बन जाती है, विचारों में क्लैरिटी आती है। मेक सेंस। इसके साथ ही हेल्थ को भी एक सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है, क्योंकि शरीर ही वो इकलौता वाहन है जिसमें बैठकर आप इस पूरी यात्रा को तय करेंगे। बिल्कुल। और सेहत के साथ रिश्तों और ग्रैटिट्यूड की बात भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से की गई है सोर्स में। हाँ, रिलेशनशिप्स बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। जिम रॉन का वो मशहूर विचार है ना कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। बहुत ही सटीक विचार है वो। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स लगातार हमारे आसपास के लोगों की आदतों और ऊर्जा की नकल कर रहे होते हैं। हाँ, सबकॉन्शियसली। तो अगर हम टॉक्सिक लोगों के बीच हैं, तो हमारा दिमाग अनजाने में ही उस टॉक्सिसिटी को अपना लेगा। बिल्कुल सही कहा। हार्वर्ड की रिसर्च भी यही बताती है कि सही संगति कितना मायने रखती है, और ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता भी कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है। तो विज्ञान के नजरिए से ग्रैटिट्यूड क्या है? देखिए, जब हम सचेत रूप से उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रीवायर कर रहे होते हैं। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारा दिमाग खतरों को पहले देखने के लिए डिजाइन हुआ है, नेगेटिविटी बायस। लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास दिमाग को ट्रेन करता है कि वो दुनिया में मौजूद अवसरों और सकारात्मक पहलुओं को स्कैन करना शुरू करे। वाह! तो अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, रेजिस्टेंस को हराना, ऊर्जा बचाना, सिस्टम्स बनाना, स्टोइसिज्म से मुश्किलों को झेलना और ओनरशिप लेना, हाँ, तो ये सब डैरियस फोरॉक्स के 21वें और आखिरी विचार पर आकर टिकते हैं, डिजाइन योर लाइफ। एग्जैक्टली, डिजाइन योर लाइफ।
इसका लब्बो-लुआब यह है कि जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ घट रही है। हम पीड़ित नहीं हैं, हम खुद अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं और ये सोर्स मटेरियल हमारे हाथ में वो ब्लूप्रिंट थमा देता है। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि या तो आप अपनी जिंदगी का डिजाइन खुद तैयार करेंगे या फिर दुनिया आपको अपने किसी ऐसे डिजाइन का हिस्सा बना लेगी जहां आपके लिए कोई खास जगह नहीं होगी। बहुत ही पावरफुल बात कही आपने। तो आज की इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि हम सभी दिन रात मेहनत करके अपने जीवन की इमारत खड़ी कर रहे हैं, औजार भी हमारे ही हाथ में है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है जो हम सबको आज रात खुद से पूछना चाहिए। क्या है वो सवाल? सवाल ये है, क्या हम वाकई वो घर बना रहे हैं जिसमें हम खुद अंदर से सुकून से रहना चाहते हैं, या फिर जाने अनजाने में हम बस एक ऐसा दिखावटी स्मारक खड़ी कर रहे हैं जिसे देखकर बाहर से गुजरने वाली दुनिया बस तालियां बजाए, जबकि अंदर से वो पूरी तरह खोखला हो। बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से डिजाइन करने में मदद करेगी। बिल्कुल। मिलते हैं अगली चर्चा में।